यूनिट थर्ड का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड आपका जो टॉपिक है यूनिट थर्ड में टोटल टॉपिक आपके एक तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, उसके बाद आपका आएगा स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, चैटबॉट और मशीन ट्रांसलेशन। तो इन सभी को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा था हम एआई का सबसे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, तो उस टाइम भी एक कंसेप्ट आया था, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एप्लीकेशन या पार्ट में आते हैं। तो उसी का यहाँ पे डिटेल हम देखेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग शॉर्ट में इसको हम एनएलपी कहते हैं, रेफर्स टू द एआई मेथड communicating with an intelligent system using a natural language such as English। सिंपली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है यहाँ पे कि जैसे आप ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करते हो, आप जैसे आपस में बात करते हो, अगर ऐसे ही कम्युनिकेशन मशीन से हो, तो मशीन यहाँ पे अगर आप मशीन से बात कर रहे हो तो मशीन को जनरली दो चीज़ समझना चाहिए। एक तो होता है कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो आप बात करोगे मशीन कैपेबल टू अंडरस्टैंड दैट। और दूसरा होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन मीन्स मशीन आपका जनरेट भी करेगी कुछ, अगर आपको रिस्पांस करना है नेचुरल लैंग्वेज में तो आपको रिस्पांस भी करेगी। तो जनरली ह्यूमन बॉडी भी दो चीज़ करते हैं, एक तो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो आप किसी का कोई बात कर रहा है आपसे, तो आप एक तो उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको रिप्लाई करोगे। तो जो अंडरस्टैंड करोगे उसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और जो रिप्लाई करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ठीक है, ऐसे ही मशीन में भी होता है। अगर हम मशीन से जैसे आप गूगल माइक के थ्रू या गूगल से आप कुछ बात करें तो जनरली देखते होंगे आप अगर स्पीच से कुछ, तो पहले आप जो स्पीच दिए, जो बोले कंटेक्स्ट में, उसको अंडरस्टैंड किया, उसके अकॉर्डिंग क्या रिप्लाई करना है वो आपको रिप्लाई भी करता है। मीन्स वहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन दोनों परफॉर्म हो रहा है। तो प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू इंटेलिजेंट सिस्टम लाइक रोबोट टू परफॉर्म as per your instructions, when you want to hear decision from dialogue based clinical expert system। जनरली आपका अगर मेडिकल फील्ड में देखें तो वहाँ पे भी मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम जनरली लगे रहते हैं जो आपका रिस्पांस करते हैं, मतलब आपसे कुछ बोलेंगे तो वो भी उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपको रिस्पांस देगा। रोबोट भी एक एग्जांपल है, जैसे आपका के रोबोट जिसमें काफ़ी पॉपुलर था सोफिया नाम का रोबोट, तो वो भी क्या था, वो ऐसे ही था, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता था, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करता था। The field of natural language processing involve making computer to perform useful tasks with natural language humans। The input and output of an NLP system can be speech and written text। जनरली आप देखते होंगे जो भी मशीन आपको रिप्लाई करता है दो तरीके से करता है, या तो आपको स्पीच के थ्रू रिप्लाई करेगा, मीन्स आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया स्पीच के थ्रू तो वो भी आपको स्पीच के थ्रू रिप्लाई करेगा। दूसरा रिटन टेक्स्ट में, मीन्स उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है, जो आप बोल रहे हैं उसको एक टेक्स्ट फॉर्म में लिख भी देता है। तो ये दो मेजर काम करता है, स्पीच और रिटन टेक्स्ट फॉर्म में। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जैसा अभी मैंने बताया, और दूसरा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अंडरस्टैंडिंग से मतलब है सिंपली कि जो आप स्पीच, कोई आप माइक्रोफोन के थ्रू कुछ स्पीच दिए कंप्यूटर सिस्टम में, कुछ नेचुरल लैंग्वेज में कुछ बात किए, तो देन वो उसको अंडरस्टैंड करे, करेक्टली अंडरस्टैंड करे, वो आपका आ जाएगा कि इसमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में। और जो रिप्लाई करेगा वो आइदर आपका टेक्स्ट फॉर्म में कर सकता है, सेंटेंस फॉर्म में, किसी फॉर्म में करेगा, या ऑडियो फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग टास्क। ये कुछ टास्क हैं जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में होता है। पहला तो आपका होता है मैपिंग द गिवन इनपुट इन नेचुरल लैंग्वेज इनटू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हो उसको यूजफुल रिप्रेजेंटेशन मैप करेगा कंप्यूटर अपने आप में। देन
एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे एनालाइज करेगा। मीन्स जैसे कभी कभी होता है कि किसी एक सेंटेंस या एक वर्ड के मोर देन वन मीनिंग होते हैं, तो मीनिंग करेक्टली क्या होंगे उसको एनालाइज करेगा मैप के थ्रू, तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे जनरली आप देखते होंगे कुछ इंग्लिश के वर्ड भी लेंगे तो वहाँ एक ही वर्ड के मोर देन वन मीनिंग होते हैं, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अंडरस्टैंड किसको करेगा, कौन सी मीनिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सेकेंड आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। Natural language generation, it is a process of producing meaningful phrases and sentence in the form of natural language from some internal representation. तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन से सिंपली मीन्स है कि आउटपुट से जो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट वो मीनिंगफुल आपका फ्रेजेज हो, सेंटेंस हो इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। क्या क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट प्लानिंग मीन्स टेक्स्ट फॉर्म में इट इंक्लूड रिट्रीविंग द रिलेवेंट कंटेक्स्ट फ्रॉम नॉलेज बेस। नॉलेज बेस मीन्स जैसे आप कुछ क्वेश्चन किए तो अपने नॉलेज बेस पे मीन्स कि पुराने डेटा के बेस पे, जैसे गूगल सर्च आप देखते होंगे तो गूगल सर्च में जैसे आप कुछ माइक के थ्रू स्पीच से कुछ सर्च करना चाहते हैं बोल के, तो जो आप स्पीच करेंगे बोलेंगे उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और अपने डेटा बेस में, अपने नॉलेज बेस में उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट हो सकता है वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में वहाँ पे सर्च में दे देगा। तो वहाँ पे नॉलेज बेस मीन्स उसका पुराना नॉलेज या उसका डेटा बेस यूज होता है प्रोड्यूस करने में आंसर। Sentence planning, it involves choosing the required word, formulate meaning, phrases, setting tone of the sentence. जैसे कई सारे वर्ड हैं तो उस वर्ड को सेंटेंस के फॉर्म में प्लान करके प्रोड्यूस करना, मीन्स पूरा सेंटेंस आपको एक लेंथी सेंटेंस आपको प्रोड्यूस कर रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्म में आपको रिप्लाई कर रहा है देन। तो ये सारी चीज़ें दोनों किस में आ जाएंगे, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में। टेक्स्ट रियलाइजेशन, इट इज मैपिंग ऑफ सेंटेंस प्लान इनटू सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जो आपका सेंटेंस होगा, सपोज कि मोर सेंटेंस ऐसे किसी पैराग्राफ में मोर देन वन सेंटेंस हो सकते हैं, तो उसको इस स्ट्रक्चर फॉर्म में मीन्स किस सेंटेंस के बाद कौन सेंटेंस होगा, उसके बाद कौन सेंटेंस होगा, उसको भी प्लान करके एक स्ट्रक्चर वे में आपको आउटपुट देगा। तो ये दो चीज़ होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन। इन दोनों में अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। मीन्स जो जनरेशन है, जनरेशन तो आपको एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक रिप्लाई करेगा आपको, लेकिन रिप्लाई कब बेटर करेगा, कब आपको रिप्लाई या जनरेट बेटर करेगा, जब वो आपके क्वेश्चन को, आपके लैंग्वेज को करेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएगा। अगर वो अंडरस्टैंड ही करेक्टली नहीं करेगा देन क्या करेगा, आपका आउटपुट हमेशा गलत आएगा या उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इन दोनों में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क देखें तो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि जब कंप्यूटर सिस्टम आपका आपकी किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या आ सकती हैं, क्योंकि जो आउटपुट देगा, जो जनरेट करेगा लैंग्वेज, वो तो लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जनरेट करेगा, लेकिन अगर वो अंडरस्टैंड बेटर किया होगा, मीन्स प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग उसका अगर करेक्ट होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, करेक्ट आएगा, जनरेशन भी करेक्टली होगा। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या आती हैं अंडरस्टैंडिंग में जो आपको कंप्यूटर सिस्टम बने होते हैं? सबसे पहला आपका आता है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी मतलब जैसे आप कोई सेंटेंस बोलें तो उस सेंटेंस में एक-एक वर्ड को हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं यहाँ पे। तो एक-एक वर्ड की मीनिंग जो है, अगर उस मीनिंग का अगर करेक्टली आपका सिस्टम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया, या फिर किसी वर्ड के मोर देन वन मीनिंग है, तो जिस मीनिंग में आप बोलना चाह रहे हैं अगर वो दूसरी मीनिंग को कंप्यूटर सिस्टम ले लिया, जनरेट कर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका आउटपुट गलत आएगा। तो इस तरह से लेक्सिकल एम्बिग्यूटी एक डिफ़िकल्टीज़ है जिसमें it is very primitive level such as word level, for example treating the word board जैसे है BOARD, तो बोर्ड को देखना दो तरीके से हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर सेंटेंस में, अपने इंग्लिश सेंटेंस में। या तो एज ए नाउन हम यूज़ करते हैं, नाउन जैसे कि सपोज करो कि हम ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो वो जो बोर्ड है वहाँ पे एज ए नाउन के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन एक बोर्ड की मीनिंग वर्ब में भी लिया जा सकता है। जैसे
जैसे ट्रेन पे बोर्ड करना, नाव पे बोर्ड करना, मीन्स कहीं पे आप ट्रेवल करते टाइम बोर्डिंग कहते हैं जिसको हम। तो बोर्ड के दो मीनिंग यहाँ पे हो रहे हैं, एक नाउन के भी फॉर्म में हो रहे हैं, एक वर्ब के फॉर्म में हो रहे हैं। तो जो आप सेंटेंस में यूज किए वो कंप्यूटर उसको किस फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा, बोर्ड को एज ए नाउन फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा या एज ए वर्ब फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा। ये एक एम्बिग्यूटी है, एक डिफिकल्टीज है। दूसरी होती है सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी का एक और सिंपल एग्जांपल देखना, जैसे आपका सपोज करो हम कहीं लिखे हैं CAN वर्ड में, सेंटेंस में, तो CAN का सिंपल मीनिंग तो आपका एक हो गया कि कैन, एक मतलब बॉटल टाइप का हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है, कैन मीन्स जो हम यूज़ करते हैं एज ए वर्ब सेंटेंस में, कैन आई गो, कैन आई यूज़, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी इसकी कितनी मीनिंग हो रहा है, दो मीनिंग हो रहा है, मोर देन वन मीनिंग। तो कंप्यूटर कौन से अंडरस्टैंड करेगा मीनिंग, ये आपका किस में आ जाता है, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी में। दूसरा आता है सेंटेंस लेवल एम्बिग्यूटी। Sentence label can be parsed in different ways. For example, he lifted the beetle which with red cap. ध्यान देना, जैसे सेंटेंस आपका लिखा गया है कि he lifted the beetle with red cap। अब इसकी मीनिंग ध्यान देना, दो मीनिंग हो सकता है। या तो पहला मीनिंग हो सकता है डिड ही यूज कैप टू लिफ्ट द बीटल, और दूसरा मीनिंग क्या हो गया, ही लिफ्टेड द बीटल दैट हैड रेड कैप। तो यहाँ पे दो मीनिंग है। ऐसे किसी भी सेंटेंस के, जनरली आपका इंग्लिश लैंग्वेज जब कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो सेंटेंस के मोर देन वन मीनिंग निकल सकते हैं। तो एक तो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी केस पे हो गया, वर्ड लेवल पे किसी सिंपल वर्ड की मोर देन वन मीनिंग हो जाए। सिंटेक्स लेवल में क्या हो जाता है, टोटल सपोज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक सेंटेंस दिया गया और उसकी मीनिंग दो निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस लेवल एम्बिग्यूटी। तो यहाँ भी मशीन क्या करेगा, प्रॉपरली कौन सी मीनिंग लेके चलना है, किस मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। थर्ड आता है आपका रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी यूज होता है जैसे रेफरिंग टू समवन यूजिंग प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, जैसे इंग्लिश में जनरली हम प्रोनाउन यूज किसी और को इंडिकेट करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा जाए, रीमा वेंट टू गौरी, सी सेड आई एम टायर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस सेंटेंस में जो यहाँ से यहाँ सेंटेंस दिया गया है, इससे दो मीनिंग निकल सकती है। एक तो एग्जैक्टली हु इज टायर्ड, जैसे इसका इस मीनिंग से, इस सेंटेंस से क्या समझ में आएगा कि टायर्ड कौन है। दूसरा मीनिंग हो सकता है कि वन इनपुट कैन मीनिंग डिफरेंट मीनिंग, वन इनपुट कैन मीन डिफरेंट मीनिंग। दूसरा हो रहा है मेनी इनपुट कैन मीन द सेम थिंग। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें आ रहा है कि एक इनपुट से मीन डिफरेंट मीन निकल रहा है और मेनी इनपुट, कई सारे इनपुट से आपका सेम थिंग निकल रहा है। तो जैसे कभी कभी होता है कि एक कोई इनपुट आया, उससे मोर देन डिफरेंट मीनिंग निकला, या कभी कभी आता है मोर देन वन इनपुट आया लेकिन उसका सबका सेम थीम हो रहा है मीनिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जैसे इसमें देखना, एग्जैक्टली हु इज टायर्ड, ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब ह्यूमन बॉडी तो पॉसिबल अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन मशीन नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि रीमा वेंट टू गौरी, सी सेड आई एम टायर्ड। तो कौन टायर्ड है, ये एग्जैक्टली इस सेंटेंस से मीनिंग नहीं निकल पा रहा। तो इस तरीके से क्या होगा, रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी इसको हम कहते हैं। इससे एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पे, जैसे व्हाट इज एम्बिग्यूटी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, या नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, या डिफिकल्टीज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, या एम्बिग्यूटी इन NLP, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीन एम्बिग्यूटी जनरली होते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में। नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होता है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे पहला स्टेप आता है लेक्सिकल एनालिसिस। यहाँ पे डायग्राम में भी देखना, लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद सिंटेक्स एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन एंड प्रैग्मेटिक एनालिसिस। ये 5 स्टेप्स में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड या नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। मीन्स अगर आप कुछ स्पीच कर रहे हो तो उसको प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम में करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले आता है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस मीन्स इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, लेक्सिकॉन ऑफ लैंग्वेज, मीन
द कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेज इन द लैंग्वेज। लेक्सिकल एनालिसिस मीन्स एक एक वर्ड की मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग आपके आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी वर्ड है क्या इसका कोई मीनिंग है, या ऐसे कोई वर्ड तो यूज नहीं हुआ जिसका कोई मीनिंग ही ना होता हो। तो मीन्स जो भी सेंटेंस में वर्ड है, हर वर्ड एक मीनिंगफुल फॉर्म में होना चाहिए। ये क्या करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस वहाँ पे काम करता है। ठीक है, जैसे सपोज कि अगर हम जैसे इस लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत कर दें, लैंग्वेज की स्पेलिंग हम कुछ और स्पेलिंग डाल दें, तो क्या करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डिक्शनरी मीनिंग जब इसका स्पेलिंग चेंज रहेगा तो नहीं पिक कर पाएगा। दैट टाइम वो लेक्सिकल एनालाइजर उसको गलत बता देगा। लेकिन अगर करेक्टली हम इस तरह से स्पेलिंग देंगे तो क्या करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस उसको डिक्शनरी मीनिंग करेक्ट ले लेगा और उसके कारण जो भी मीनिंग होगा उसको समझ के अंडरस्टैंड आगे चलेगा। सेकेंड आता है सिंटैक्टिक एनालिसिस, जिसको हम पार्सिंग भी कहते हैं। सिंटैक्टिक एनालिसिस जनरली इट इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ द वर्ड in the sentence of grammar and arranging word in the manner so the relationship among the word। सिंथेटिक एनालिसिस में जैसे कई सारे सेंटेंस में, एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड होंगे। जैसे सपोज करो किसी भी हम एक सेंटेंस को पिक कर लेते हैं, जैसे सपोज करो इसको ही मैंने पिक कर लिया। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द एनालाइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। मतलब इसमें अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड हैं। और इन सारे वर्ड्स की डिक्शनरी मीनिंग है। मतलब ये तो एक तरह से क्या होगा, लेक्सिकली करेक्ट होगा, लेक्सिकल एनालिसिस इसको करेक्ट बताएगा। लेकिन सिंथेटिक एनालिसिस में चेक करेगा कि जो इसमें वर्ड है क्या ये ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अरेंजमेंट है इसका या नहीं अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे ग्रामर का रूल आ जाएगा। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी चेक करेगा सिंटैटिक स्ट्रक्चर, मीन्स क्या ये उस प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं। मीन्स कहाँ पे नाउन होना चाहिए वहाँ पे नाउन है, जहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए वहाँ आर्टिकल है, जहाँ पे वर्ब होना चाहिए वहाँ पे वर्ब है। अगर ये करेक्टली फॉर्म में है देन उस सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, सिंटैक्टिकली करेक्ट है। और ये टोटल प्रोसेसिंग किस में होगा, एनालिसिस, सिंटैटिक एनालिसिस में। मीन्स टोटल आपके सेंटेंस को स्ट्रक्चर चेक करता है कि ये ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं है। थर्ड आता है सेमेंटिक एनालिसिस। सेमेंटिक एनालिसिस मीन्स कि अगर आपका कोई सेंटेंस है, अगर वो लेक्सिकली करेक्ट है मीन्स उसमें सेंटेंस में हर वर्ड की कुछ मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, और वो उसको करेक्टली फाउंड कर रहा है। दूसरा सिंटैटिक स्ट्रक्चर मीन्स उसका अरेंजमेंट भी प्रॉपरली है। देन उस सेंटेंस की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उस एग्जैक्ट की मीनिंगफुल सेंटेंस है या मीनिंगलेस सेंटेंस है, ये चेक करेगा किसमें, सेमेंटिक एनालिसिस में। मीन्स कि जो सेंटेंस बना वो कुछ मीनिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। अगर इन्फॉर्मेशन दे रही है तो दैट केस में सेमेंटिकली करेक्ट है, अदरवाइज सेमेंटिक एनालिसिस उसको करेक्ट नहीं बताएगा। तो इट ड्रा द एग्जैक्ट मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट इज चेक्ड फॉर मीनिंगफुल। मीन्स जो आपका टेक्स्ट मीन्स मतलब जो भी आपका पैराग्राफ होगा या सेंटेंस होगा, सपोज कि एक पैरा, जैसे सपोज करो कि टोटल यहाँ से यहाँ तक हम ले लें इस टोटल टेक्स्ट को, तो इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मीन्स मीनिंग चेक करेगा कि आपका दिया हुआ सेंटेंस है या पैराग्राफ है वो मीनिंगफुल है या नहीं है। अगर मीनिंगफुल होगा तभी उसको कंप्यूटर प्रोसेस कर पाएगा इजीली, अदरवाइज प्रोसेस नहीं कर पाएगा। थर्ड आता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। फोर्थ स्टेप, दिस मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस डिपेंड अपॉन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस जस्ट बिफोर इट। जी ठीक है, कभी कभी केस में क्या होता है कि कोई एक सेंटेंस या वर्ड है जिसका मीनिंग कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है उसके प्रीवियस या आगे की जस्ट प्रीवियस लाइन जो है उस बेस पे उसकी मीनिंग वो एज्यूम कर लेता है। जैसे जैसा मैंने बताया कि किसी भी एक इंग्लिश वर्ड के मोर देन वन मीनिंग हो सकते हैं, तो हम और आप भी क्या करते हैं, जैसे हम कोई सपोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में कोई एक वर्ड आ गया जिसकी मोर देन वन मीनिंग है, तो हम कौन सी मीनिंग लेके चलते हैं उसका, तो उसके प्रीवियस जो वर्ड है या प्रीवियस सेंटेंस है, किस टॉपिक के बारे में बात चल रही है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उस वर्ड की क्या एग्जैक्टली मीनिंग होगी, किसको लेके आगे बढ़ना, उसको मीनिंग लेके आगे चलते हैं। तो डिस्कोर्स इंटीग्रेशन क्या करता है, इसी तरीके से कि अगर कहीं पे एम्बिग्यूटी आई, मीन्स कहीं पे कन्फ्यूजन होगा कि इसकी मीनिंग कौन से लेके चलना है मुझे, तो प्रीवियस सेंटेंस है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको आगे मीनिंग लेके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। ड्यूरिंग दिस
what was said as reinterpreted on what it actually meant. मीन्स यहाँ पे सपोज रीइंटरप्रेट करने का मीनिंग है यहाँ पे, जैसे कि कोई आपका सेंटेंस आया, वहाँ पे अगर मीनिंग निकल गई या मीनिंग सपोज उसके बाद भी नहीं निकला, तो रीइंटरप्रेट मतलब फिर से प्रोसेस, सारे प्रोसेस फिर से रिवर्स कर लेगा और करेक्टली जब तक उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा तब तक आपका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। तो मतलब यहाँ पे है प्रैग्मेटिक से कि रीइंटरप्रेटेड, मतलब एक बार तो हमने उसको इंटरप्रेट किया, मीन्स सारे स्टेप लगा के इंटरप्रेट किया, लेकिन अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई तो उसको फिर से री इंटरप्रेट हम करेंगे, फिर से उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करता है कंप्यूटर सिस्टम। तो ये फिफ्थ 5 स्टेप हैं जो कि आपकी यूज होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। ठीक है, कोई बेटा डाउट यहाँ तक किसी को, किसी भी स्लाइड में? स्लाइड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, बताना किसी को किसी डाउट हो किसी टॉपिक पे तो। ठीक है, सर हाँ बेटा। और दोबारा बता दीजिए, डिस्पोजल इंटीग्रेशन। डिस्पोजल इंटीग्रेशन मतलब जैसे जैसे मैंने बताया कि कोई एक सेंटेंस या वर्ड है, जैसे सपोज करो कि कोई एक, सपोज करना कि जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स देखो, सपोज करना कि कोई एक वर्ड है यहाँ पे, जैसे इसकी मीनिंग किसी भी एक, जैसे सपोज करो प्रोग्राम की, ठीक है, तो डिक्शनरी मीनिंग इसकी मोर देन वन होगा, तो इस पूरे पैराग्राफ में इस प्रोग्राम की कौन सी मीनिंग लेके चलना है, वो किसी प्रीवियस सेंटेंस, मतलब जो यहाँ से हम पढ़ते आए इसको, इसकी मीनिंग जब हम निकाल लिए तो इसके प्रीवियस के बेस पे इसकी करेक्ट मीनिंग किसको लेके चलना है मुझे वो आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, जब यस ऐसा सर। कब होता है, जब किसी सेंटेंस या वर्ड के मोर देन वन मीनिंग है तब। अगर किसी वर्ड या सेंटेंस के सिंगल मीनिंग है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंगल मीनिंग है तो उसी मीनिंग को लेके आगे चलेगा। अगर मोर देन वन मीनिंग है तो क्या करेगा, प्रीवियस सेंटेंस से उसको रिलेट करेगा कि इसकी मीनिंग किसको लेके, कौन सी मीनिंग लेके आगे बढ़ना है मुझे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये आपका होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बाद आता है स्पीच रिकग्निशन। तो अब यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से अगर क्वेश्चन आता है तो इतना क्वेश्चन, इतना आपको मैटर करना होगा, तभी वो इजीली समझ में आएगा आपको कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है। जनरली इससे इंट्रोडक्शन पार्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं इससे। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है इसके एप्लीकेशन पे, जैसा मैंने बताया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है एक तो स्पीच और टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट दो पे मेजर तौर पे काम करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन जनरली आप समझ सकते होंगे कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। जैसे सपोज करो कि हम और आप हैं, जैसे हर करंट टाइम में अगर इस करंट सिनारियो देखें ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन पर्सन के थ्रू, तो जैसे मैं यहाँ पे जो स्पीक कर रहा हूँ तो आप इजीली मेरे साउंड से ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ एक कौन पर्सन बात कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे जगह कोई और यहाँ पे बैठ के बात करे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि नहीं ये कोई और पर्सन है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, स्पीच को ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, कि स्पीच के थ्रू मॉनिटर कर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पर्सन कौन है। अगर यही काम कंप्यूटर सिस्टम से कराना हो, मीन्स स्पीच रिकॉग्निशन, कि आपको कोई स्पीच दिया जाए और उससे आइडेंटिफाई करवाना है कि कौन पर्सन है एक्चुअली में, किस पर्सन की साउंड है, तो दैट केस में उसको क्या कहते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकग्निशन इज आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, जिसको शॉर्ट में ASR हम कहेंगे। कंप्यूटर स्पीच रिकग्निशन आर स्पीच टू टेक्स्ट इज कैपेबिलिटी विच enables a program to process human speech into the written format। तो जनरली स्पीच रिकग्निशन किस लिए होता है आपका, जो मैंने बताया कि जैसे हम अगर कुछ साउंड में या कुछ मेरे कुछ साउंड को कंप्यूटर सिस्टम में दिया जाए तो आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ किस पर्सन की आवाज़ है।
ठीक है। दूसरा स्पीच टू टेक्स्ट, अगर हम स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने चाहते हैं तो भी स्पीच रिकग्निशन का काम आता है। जैसे सपोज करो हम स्पीच दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इसी को टेक्स्ट फॉर्म में मुझे कंप्यूटर रिटर्न कर दे, तो क्या करेगा, उस स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश वर्ड बनेगा उसको क्या करेगा, टेक्स्ट फॉर्म में आपको रिप्लाई करेगा। तो ये आते हैं आपके स्पीच रिकग्निशन में। While it is commonly confused with the voice recognition, speech recognition focus on translation of speech from verbal format to the text one, whereas voice recognition just speak to identify individual user's voice। ध्यान देना, कभी कभी वॉइस रिकग्निशन और स्पीच रिकग्निशन दो चीज़ होता है, तो दोनों अलग चीज़ है। स्पीच इस वॉइस रिकग्निशन जनरली किसी सिंगल वॉइस का कोई एक वोकल फॉर्म में हम एक वर्ड या एक सेंटेंस बोल दिए इंडिविजुअल यूजर का, तो आपको क्या हो गया कि उससे उस रिकॉग्नाइज कर लिए उस पर्सन को कि वॉइस किसका था। स्पीच में क्या होगा, जनरली यहाँ पे एक तो स्पीच जैसे पूरे सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ या सपोज कि मोर देन वन पर्सन एक साथ स्पीच दिए, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी किसकी आवाज़ है, तो आपका आ जाएगा स्पीच रिकग्निशन में। तो स्पीच में वॉइस रिकग्निशन में इंडिविजुअल सिंगल यूजर के लिए होता है, स्पीच में मोर देन वन यूजर का अगर साउंड एक साथ स्पीच फॉर्म में है तो वहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका, कौन किस पर्सन की साउंड है, वो आ जाएगा स्पीच रिकग्निशन में। काम कैसे करता है इस डायग्राम से समझ में आएगा, और एक कंपोनेंट कौन कौन से होता है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो स्पीच रिकग्निशन वो काम कैसे करता है पहले डायग्राम से समझ लेना। जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका, वो सबसे पहले क्या करेगा, आपके स्पीच को कैप्चर करेगा। मीन्स माइक्रोफोन, जैसे सपोज करो माइक्रोफोन आपका यूज हुआ है, तो माइक्रोफोन के थ्रू आपके साउंड को कैप्चर करेगा। इसके बाद उसको डीएस मॉड्यूल, जिसको डिजिटल सिग्नल मॉड्यूल कहते हैं, इसको एक सिग्नल के फॉर्म में स्टोर करेगा। मीन्स जैसे हम जो बोलते हैं उसका जनरली क्या होता है, एक एनालॉग सिग्नल और डिजिटल फॉर्म में, मीन्स एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट होता है। जो हम बोलते हैं वो जनरली एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में इनपुट लेता है और उसको एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। फिर उसी को प्री प्रोसेस के लिए सारे सिग्नल को स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद कुछ उसके बाद प्री डिफाइंड सैंपल होते हैं। प्री डिफाइंड सैंपल मीन्स पुराने डेटाबेस में कुछ रेफरेंस के लिए स्पीच रखे रहते हैं, उससे मैच करेगा। मैच करेगा कि कौन सा पैटर्न किससे मैच कर रहा है, फिर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये एग्जैक्टली कौन सा वर्ड और कौन पर्सन इसको स्पीच दिया है। तो जनरली यहाँ पे एक डेटाबेस का भी यूज होगा। जैसे सपोज करो कि एक स्पीच कोई दे रहा है और उस स्पीच में 10% की साउंड आ रहे हैं, ठीक है, और सबका अलग अलग डेटाबेस भी पहले से कंप्यूटर सिस्टम के पास स्टोर है, मीन्स उनके द्वारा स्पीच दिए हुए का इंडिविजुअल डेटाबेस है। तो क्या करेगा, उससे आपके एक एक वर्ड से मैच करेगा कौन सी स्पीच किसकी है, वॉइस मैच करेगा पैटर्न के थ्रू, और उस पैटर्न पे क्या होगा, जिसका मैच होगा उसको रिजल्ट आउटपुट दे देगा कि हाँ इस पर्सन का ये वॉइस या स्पीच है। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले इसमें आता है कंपोनेंट में स्पीच कैप्चरिंग डिवाइस। तो स्पीच कैप्चरिंग डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन हो गया, विच कन्वर्ट द साउंड वेव सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड एनालॉग टू द डिजिटल कन्वर्टर, which sample the digitize and among the signal to obtain the discrete data that computer can understand। मीन्स सिंपली कहने का मतलब, जो माइक्रोफोन होता है आपका, माइक्रोफोन क्या करता है, आपका साउंड तो कैप्चर करेगा, करेगा मीन्स आपके स्पीच को एज ए इनपुट लेगा सिस्टम में, और वो क्या करता है, जो स्पीच प्रोसेस करता है वो एनालॉग फॉर्म में, मीन्स एनालॉग फॉर्म में लेता है। एनालॉग फॉर्म मैंने आपको बताया था जैसे सिग्नल के फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है, और फिर इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका MP3 या डॉट वेव फॉर्म में उसको सेव कर लेता है, ठीक है। तो एक तो स्पीच आपका कैप्चर हो गया। देन आता है डिजिटल सिग्नल मॉड्यूल, सेकेंड मॉड्यूल यहाँ पे जो है, ये क्या करता है, इट परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ स्पीच सिग्नल लाइक फ्रिक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन, रीस्टोरिंग ओनली द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। मीन्स अब वहाँ से जो माइक्रोफोन में आया तो उसके साउंड को एक फ्रिक्वेंसी फॉर्म में जो यूजफुल है, जैसे सपोज करो नॉइज़ है, नॉइज़ कैंसिल करके केवल केवल साउंड को ले लेगा, तो उसको एक फॉर्म में लेगा। फिर वहाँ मीन्स रॉ डेटा है लेकिन नॉइज उसमें नहीं है, वो क्या करेगा, उसको फिर से स्टोर करेगा किसके लिए, स्पीच रिकग्निशन के लिए। देन जो
प्री प्रोसेस डेटा यहाँ पे आया, उसी को रेफरेंस स्पीच पैटर्न मीन्स जो पहले से ऑलरेडी डेटाबेस में था उसके पास रेफरेंस के लिए कुछ स्पीच का पैटर्न, उससे क्या करेगा वो मैच करेगा, पैटर्न मैच मीन्स दोनों का, इसका और इसका पैटर्न मैच करेगा। जो पैटर्न मैच मिलेगा करेक्टली उसको डिटरमाइन करके एक्चुअल वर्ड या पैटर्न ऑफ वर्ड वहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं आपके स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। इसके बाद कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो स्पीच रिकग्निशन एल्गोरिथम जो स्पीच रिकग्निशन के लिए काम करते हैं। जनरली जब आप कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वहाँ पे कोई एक एल्गोरिथम इसमें से यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम आता है आपका हिडन मार्कअप मॉडल्स, इसके बाद n-ग्राम्स, न्यूरल नेटवर्क्स और स्पीच डेरिजाइजेशन। आपका ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं या मेथड है जिसका यूज हम करते हैं। फिलहाल इसको हम एल्गोरिथम को सारे एल्गोरिथम को नहीं, इसमें से केवल एक एल्गोरिथम को जो इम्पॉर्टेंट आपका एल्गोरिथम है हिडन मार्कअप मॉडल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। फिलहाल आज हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है एक, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। हिडन मार्कअप मॉडल में जनरली कई सारे हिडन लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू वो काम करता है। तो इसको एग्जाम्पल से 1 बाय 1 हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसके बाद आता है n-ग्राम्स, न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये सिंपल होते हैं दोनों, सिंपल मीन्स एज कम्पेयर टू हिडन मार्कअप मॉडल इतने इफेक्टिव नहीं माने जाते हैं। सबसे इफेक्टिव आपका यही माना जाता है हिडन मार्कअप मॉडल। तो n-ग्राम कैसे काम करता है? n-ग्राम आपका वह सिंपल टाइप का है जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में कितने नंबर्स ऑफ वर्ड हैं उस पे काम करता है। जैसे उसको टेक्निकल टर्म में यहाँ पे ग्राम कहा जाता है। जैसे सपोज किसी वर्ड में 3 वर्ड है तो उसको कहा जाएगा 3 ग्राम है, और किसी सेंटेंस में 4 वर्ड है तो उसको कहा जाएगा 4 ग्राम है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ऑर्डर द पिज्ज़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो ऑर्डर द पिज्ज़ा बोलो या तो प्लीज़ ऑर्डर द पिज्ज़ा, दोनों का जनरली मीनिंग क्या है? सेम ही मीनिंग है, लेकिन इसमें कितने यूज हुए? 3 ग्राम, इसमें 4 ग्राम्स। 4 ग्राम्स मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ वर्ड, जितने नंबर ऑफ वर्ड होंगे। तो इस तरह से रिकॉग्निशन करना, मतलब कि अगर कोई केवल ऑर्डर द पिज्ज़ा बोल दे तो भी उसकी मीनिंग ले ले, वो जरूरी नहीं कि वहाँ पे हमेशा प्लीज़ लगाए, या प्लीज़ लगा ले तो भी काम करे, दोनों केस में सेम ही काम करे। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में क्या करता है? जनरली मैंने बताया था न्यूरल नेटवर्क में कि जैसे आपके न्यूरन्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के न्यूरन्स, उसके हिसाब से काम करता है। जहाँ पे डीप लर्निंग का भी अप्रोच आ जाता है। मीन्स वहाँ पे CNN मॉडल, हमने प्रीवियस फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में हमने CNN मॉडल के बारे में बात किया था। वहाँ पे वो मॉडल यूज़ करके भी स्पीच को रिकग्नाइज किया जा सकता है, जिसमें कुछ इनपुट्स होंगे। इनपुट में कुछ आपके सिग्नल्स इनपुट होंगे, कुछ वेट होंगे, कुछ वॉइस थ्रेशोल्ड होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। हमने न्यूरल नेटवर्क्स बताया था आपको कि जो CNN की तरह की यूज़ करता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे इनपुट लेयर है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ उसके कई सारे हिडन लेयर हैं, ठीक है, एक आउटपुट लेयर होगा। तो इस तरह से ये सारे बीच में हिडन लेयर होंगे, यहाँ पे इनपुट होंगे, इस साइड आउटपुट होंगे। तो इससे प्रोसेस करके आपका करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा कि कौन स्पीच किसका है। ठीक है। और लास्ट आता है इसमें स्पीकर डेराइजेशन, मीन्स स्पीकर डेराइजेशन एल्गोरिथम आइडेंटिफाई द सेगमेंट स्पीच बाय स्पीकर आइडेंटिटी। मीन्स स्पीकर की आइडेंटिटी के लिए कि स्पीकर कौन है जो बोल रहा है, उसकी आइडेंटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं इस एल्गोरिथम्स को। तो फिलहाल इन सारे एल्गोरिथम को मुझे डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन हम केवल इसमें एक को, हिडन मार्कअप मॉडल को डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं।